क्यों हो रही है भारतीय वैज्ञानिकों की लगातार मौत? भारतीय वैज्ञानिकों की मौत साजिश है या संयोग? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस मैनिक। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं एक ऐसा संवाद जिस पर आप सभी को ध्यान देने की जरूरत है। जी हाँ, ये है हमारे देश के बेहतरीन ब्रेन को लेकर। दोस्तों, किसी भी देश की तरक्की में वैज्ञानिकों का कितना बड़ा सहयोग होता है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के वैज्ञानिकों की रहस्यमय मौत का जो सिलसिला 1966 में शुरू हुआ, वो अब तक ना तो खत्म हुआ है और ना ही इन सभी साइंटिस्ट की मौत के रहस्य से पर्दा उठ पाया है। आज जानेंगे किस किस वैज्ञानिक को कब कब देनी पड़ी जान और कैसे हुई उनकी मौत। इसलिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हाल में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सीनियर साइंटिस्ट तपन मिश्रा ने इस बात को फिर से लोगों के सामने लाकर रख दिया है कि कोई तो है जो हमेशा से भारतीय वैज्ञानिकों से डरा हुआ है और भारतीय वैज्ञानिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार भी है, जिसके कारण कुछ वैज्ञानिकों की बीते कुछ वर्षों में मौत हो गई। जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले जानते हैं कौन है तपन मिश्रा। तपन मिश्रा का जन्म 1961 में उड़ीसा के रायगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धेश्वर मिश्रा और माता कमला मिश्रा हैं। इन्होंने 85 की अखिल भारतीय रैंक के साथ IIT संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की और जादवपुर विश्वविद्यालय में अध्ययन का विकल्प चुना। इन्होंने 1984 में जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता से JC बोस नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलर के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। इन्होंने अपना कैरियर डिजिटल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में शुरू किया और ASC में माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग पेलोड में शामिल हो गए। तपन मिश्रा ने 1995 से लेकर 1999 तक के IRS P4 के लिए मल्टी फ्रीक्वेंसी स्कैनिंग माइक्रोवेव रेडियोमीटर यानी MSMR पेलोड की सिस्टम इंजीनियरिंग का भी मैनेजमेंट किया है। तपन मिश्रा RISAT-1 या RISAT-1 के C बैंड सिंथेटिक एपर्चर राडार के डिज़ाइन डेवलपमेंट में भी सहयोगी रह चुके हैं। इन्होंने 1990 में जर्मन एरोस्पेस एजेंसी में गेस्ट वैज्ञानिक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान SAR डेटा के वास्तविक समय के प्रसंस्करण के लिए एक एल्गोरिथम भी लिखा था। इन्होंने फरवरी 2015 में निदेशक के रूप में नियुक्त होने से पहले स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग क्षेत्र के उप निदेशक के रूप में भी काम किया है। 3 जुलाई 2018 को मिश्रा को SAC के निदेशक पद से हटा दिया गया और इन्हें इसरो के अध्यक्ष K सिवन के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। इसी के साथ तपन मिश्रा इनोवेशन मैनेजमेंट इसरो बेंगलोर के कार्यालय के प्रमुख हैं। जनवरी 2021 में इनका रिटायरमेंट होने वाला है। आपको बता दें, इन्होंने बताया है कि इनके ऊपर कई तरह के प्रेशर बनाए जा चुके हैं। इनके भारतीय मूल के अमेरिकी प्रोफेसर साइंटिस्ट पहले ही इनके सामने ये ऑफर रख चुके थे कि आप अमेरिका आ जाइए और यहाँ काम करिए। अगर आप हमको अमेरिका में ज्वाइन करते हैं तो आपके बेटे को भी यहीं बेस्ट कॉलेज में सेट करा देंगे। इसलिए उस वक्त इन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया और देश सेवा को ही सर्वोपरि माना और ये अमेरिका नहीं गए। ऐसे लोगों से हमको देशभक्ति सीखने की ज़रूरत है। 6 जनवरी को तपन मिश्रा ने एक फेसबुक पोस्ट लिखकर खुलासा किया। उन्होंने अपनी पोस्ट को लॉन्ग कैप्ट सीक्रेट नाम का टाइटल भी दिया है। तपन मिश्रा ने दावा किया उन्हें 3 साल पहले 23 मई 2017 को बेंगलोर में इसरो मुख्यालय में एक पदोन्नति साक्षात्कार के दौरान घातक आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड के साथ जहर दिया गया था, जो शायद इनके फूड में मिलाया गया था। आपको बता दें, आर्सेनिक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ होता है जिसके कारण पता ही नहीं चलता कि फूड में कुछ मिला हुआ है। साथ ही साथ आर्सेनिक हमारी RBC को भी खत्म कर देता है, जिसके कारण ब्लड और हार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसे में पता ही नहीं चलता कि इंसान को जहर दिया गया है या उसको नेचुरल अटैक आया है। मिश्रा ने कहा कि बाद में उन्हें सांस लेने में कई तरह की गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा और साथ ही साथ त्वचा का फटना, त्वचा में जलन और फंगल इन्फेक्शन सहित स्वास्थ्य के कई मुद्दों का सामना करना पड़ा। वैसे उन्होंने कहा कि होम मिनिस्ट्री और डिफेंस ने उनका काफ़ी ख्याल रखा और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी दिया गया। तपन मिश्रा आगे कहते हैं कि कोई निश्चित रूप से इसरो को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अपराधी को पकड़ने और उन्हें दंडित करने का एकमात्र समाधान है। इससे पहले भी उन्हें कई बार जान से मारने का प्रयास किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि एक बार उनके घर में सांप के द्वारा भी इन्हें मारने के कुछ प्रयास किए जा चुके हैं। इनके घर में पार्क में केले के प्लांट लगे हुए थे। वहाँ से एक समय
हर दूसरे या तीसरे दिन कोई ना कोई सांप जरूर निकल जाता था जो घर के किसी भी मेंबर के लिए खतरनाक हो सकता था, लेकिन शायद निशाने पर तपन मिश्रा ही थे। बाद में जब ये घटना ज़्यादा घटने लगी तो उन्होंने इसकी जांच कराई। जांच में पता चला कि ये सांप एक सुरंग से आ रहे हैं जिसको बाहर से इनके घर तक खोदा गया था। बाद में उस सुरंग को बंद कर दिया गया तो सांप आने भी बंद हो गए। लेकिन आपको बता दें कि उस सुरंग को किसने खोदा और क्यों, उसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई है। तपन ने आगे बताया कि मैंने इस घटना के बारे में फेसबुक पर सब कुछ पोस्ट किया है। मुझे इसके पीछे का कारण नहीं पता है, लेकिन मैं केवल ये अनुमान लगा सकता हूँ यह एक महत्वपूर्ण तकनीक पर काम करने का परिणाम भी हो सकता है। इसके साथ ही अन्य कारण भी हो सकते हैं। भारत के वैज्ञानिक हमेशा एक खतरे में जी रहे हैं जिस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। भविष्य में अन्य वैज्ञानिकों को बचाने के लिए इसे सार्वजनिक डोमेन में लाना महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा, लोग चुप्पी का फायदा उठाते हैं। तपन ने यह भी कहा कि इस तरह के हमले किसी सड़क छाप के नहीं हो सकते। ये काफ़ी समझ और अनुभव वाले चालबाज लोगों का काम है जिन्हें भारत के विज्ञान और भारत की तरक्की रास नहीं आ रही। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी आज़ादी के बाद से दोस्तों हमने अपने देश के कई बेस्ट साइंटिस्ट को किसी न किसी हादसे में खो दिया है। सबसे पहली बार 1966 में भारतीय परमाणु विज्ञानी होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु को कई लोगों ने एक रहस्य माना है। डॉक्टर भाभा की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हो गई थी। भारतीय परमाणु क्रियाकलापों के जनक माने जाते हैं होमी जहांगीर भाभा। दोस्तों 1962 के इंडिया चाइना वार में भारत को एक तरफा हार देखनी पड़ी थी। पूरा देश इस हार से दुखी था तो देश के वैज्ञानिक ये सोचने में लगे थे कि आखिर क्यों इतना भुजाबल होने के बाद भी हमको हार का मुंह देखना पड़ा। जहां राजनीतिक चिंता और रोष में थे, वहीं देश का विज्ञान वर्ग गहरे मंथन में डूबा हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप 4 जनवरी 1966 को होमी जहांगीर भाभा ने पीएमओ इंडिया को एक रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने बताया कि अगर भारत सरकार हमको इजाज़त देती है तो मात्र 18 महीनों में हम भारत को परमाणु बम दे सकते हैं। और उन्होंने ये बात सार्वजनिक रूप से भी कही कि भारत कम समय में एक परमाणु उपकरण का उत्पादन कर सकता है। देश का दुर्भाग्य ये रहा है कि यहाँ हमारे बीच में ही हमारे दुश्मन छिपे हैं। अब ये खबर पीएमओ से लीक हुई या जैसे भी, लेकिन ठीक 20 दिन बाद यानी 24 जनवरी 1966 को एक प्लेन क्रैश में भाभा की मौत हो गई। आपको बता दें, ये विमान ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के लिए निकला था जहां पर भाभा को एक सम्मेलन में जाना था। ये एयर इंडिया की फ्लाइट 101 थी। स्विस आल्प्स माउंट ब्लॉन्ग के पास स्विस आल्प्स पर्वत पर यह प्लेन क्रैश हो गया जिसमें कोई मलबा कभी नहीं मिला। बाद में पता चला कि उस प्लेन के केवल लगेज कंपार्टमेंट वाले हिस्से में ही विस्फोट हुआ था जिसके कारण पूरा विमान क्रैश हो गया। आपको बता दें कि यह हादसा इतना भयानक था कि देश के महान वैज्ञानिक की बॉडी के चीथड़े उठाकर लाए गए थे। पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया था। ऐसे हाथ जो देश को 18 महीने में परमाणु संपन्न बना सकते थे, हमको उन हाथों के टुकड़ों को उठाकर लाना पड़ा। जो दिल भारत के लिए धड़कता था वो हादसे में बर्न कर गया था। जिस मस्तिष्क में भारत को ऊपर ले जाने का हौसला था, वो जिस्म का बेजान हिस्सा देश में टुकड़ों की फॉर्म में लाया गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके असामयिक निधन को भारत के लिए एक बड़ा झटका बताया था। भारत के अग्रणी परमाणु वैज्ञानिक की दुखद मौत भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए एक बड़ा झटका थी। अगर उस वक्त भाभा का सपना पूरा हो जाता तो हम बहुत जल्द ही परमाणु संपन्न देश बन जाते, मगर गुप्त सूचना के लीक होने से हमारा ये सपना 1998 यानी 32 साल बाद पूरा हुआ, जब अटल जी ने पोखरण में पहला सक्सेसफुल परमाणु विस्फोट करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests. आपको बता दें, भाभा के नाम पर ही हमारे देश के परमाणु सेंटर का नाम BARC है जो मुंबई के ट्रॉम्बे में स्थित है। ऐसी ही एक मौत जो आज तक रहस्य बनी हुई है वो थे विक्रम भाई साराभाई। इनको भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक माना जाता है और पूरी दुनिया इनकी बुद्धिमत्ता से कांपती थी। दुनिया के कई देश ये जानते थे कि अगर ये आदमी ज़्यादा दिन जिंदा रहा तो भारत अंतरिक्ष में इतना ऊपर उठ जाएगा कि बाकी दुनिया के देश भारत के सामने बौने नजर आएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से इनके पीछे भी साजिशें हुई और 1971 में ये अपने रिसोर्ट में टहलने निकले और कुछ ही वक्त बाद वहाँ इनकी लाश पाई गई। किसी को आज तक पता नहीं चला कि आखिर इनकी मौत का कारण क्या था।
इस तरह एक तरफ हमारे परमाणु शोध को झटका लगा, वहीं दूसरी तरफ अंतरिक्ष कार्यक्रम बिखर गया। इन दोनों मौत के पीछे आज भी बहुत से लोग अमेरिका की CIA का हाथ मानते हैं, लेकिन सच क्या है ये आज तक किसी को भी नहीं मालूम। पुराने तथ्य बताते हैं कि उस वक्त अमेरिका भारत के परमाणु और अंतरिक्ष कार्यक्रम से खुश नहीं था या हमारी उन्नति सहन नहीं कर पाता था। जैसा आज अमेरिका का व्यवहार ईरान के साथ है, ठीक ऐसा ही व्यवहार उस वक्त अमेरिका का भारत के साथ हुआ करता था। लोकनाथन महालिंगम 13 जून 2009 को भारत के टेलीविज़न चैनलों ने लोकनाथन महालिंगम की मृत्यु की सूचना दी, जो कि एक जाने माने परमाणु वैज्ञानिक थे। महालिंगम कर्नाटक में स्थित कैका परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 8 साल से काम कर रहे थे, जो एक प्रमुख सैन्य ठिकाने प्रोजेक्ट सीबर्ड के करीब स्थित है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत यह कॉम्प्लेक्स मार्च 2000 से ही चल रहा है। कैगा के पास 8 परमाणु रिएक्टरों में से 4 आधिकारिक तौर पर रणनीतिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं और इसलिए अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु सहयोग समझौते के समापन से पहले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सुरक्षा उपायों के दायरे से बाहर रखा गया है। आपको बता दें, कैगा भारत के प्रमुख नौसैनिक अड्डे INS कदम के करीब है। 8 जून 2009 को 47 वर्षीय सीनियर वैज्ञानिक L महालिंगम सुबह की सैर पर गए और फिर कभी नहीं लौटे। 5 दिन बाद उनका शव काली नदी में मिला। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था, लेकिन उनके परिवार ने पुलिस के सिद्धांत पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। महालिंगम का शव काली नदी के पास से पाया गया था। उनके बारे में कहा जाता है कि वह सुबह टहलने गए थे, तब से लापता हैं। उनके परिवार का कहना था कि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्डों के हवाले से हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने महालिंगम को कैंपस से बाहर निकलते हुए नहीं देखा था। लोकनाथन महालिंगम की रहस्यमय मौत को भारतीय मीडिया ने काफ़ी हद तक नज़रअंदाज कर दिया था। हालांकि 5 साल पहले उसी जंगल में जहां महालिंगम के शरीर की खोज हुई थी, एक हथियार सहित गैंग ने कथित तौर पर भारत के परमाणु ऊर्जा निगम के एक अधिकारी का अपहरण करने की कोशिश की थी। हालांकि वह भागने में सफल रहा। आपको बता दें, लोकनाथन महालिंगम की देश की कुछ सबसे संवेदनशील परमाणु सूचनाओं तक पहुंच थी और सरकार ने उनके लापता होने की जांच के आदेश भी दिए थे। सहकर्मियों ने कहा कि हमने कभी ये महसूस नहीं किया कि उनका कोई दुश्मन था। ये रहस्यमय मौत भी भारत के परमाणु वैज्ञानिकों के सबसे जटिल और रहस्यमय मौत के मामलों में से एक है। इसके बाद आते हैं उमा राव। इनकी आयु 63 वर्ष की थी। ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से रिटायरमेंट ले चुकी थी। अप्रैल 2011 में गोवंडी में अपने घर पर अवसाद के कारण इन्होंने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में इन्होंने कहा कि किसी को भी उनके इस कदम के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। हालांकि पुलिस मानती है कि वो अवसाद से पीड़ित थी, जबकि उनके सहयोगियों ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उनको कोई तनाव था। जांचकर्ताओं ने मौत को आत्महत्या करार दिया था, लेकिन परिवार के सदस्यों ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राव के आत्महत्या करने के कोई भी संकेत नहीं हैं। रवि मूले। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के एक अन्य कर्मचारी रवि मूले लापता हो गए और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस की जांच कराने के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकला तो उनके भाई ने खुद ही प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे और आज भी रवि मूले की हत्या एक सवाल बनकर खड़ी है। एम पद्मनाभम अय्यर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक इंजीनियर थे, जो 23 फरवरी 2010 को अपने निवास पर मृत पाए गए। अपराध स्थल पर कोई उंगली के निशान या सुराग नहीं मिले। फोरेंसिक ने मौत का कारण अस्पष्ट घोषित किया। हालांकि पुलिस ने मौत को अस्वाभाविक सेक्स के कारण के रूप में समझने की कोशिश की, जिसकी मौत से पहले अय्यर ने कोशिश की थी। आपको बता दें, अय्यर एक समलैंगिक थे और पुलिस ने सबूतों के लिए कई समलैंगिक दलों का दौरा भी किया था, लेकिन वे असफल रहे। आखिरकार 2012 में मामला बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ लोग और उनकी फैमिली वाले ये कहते हैं कि घर में घुसकर कुछ लोगों ने उनकी हत्या की थी। कुछ पुलिस अधिकारियों ने उनके सर में आंतरिक रक्तस्राव भी देखा था। इस मामले में किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया था। फोरेंसिक वैज्ञानिकों का कहना है कि परमाणु कार्यक्रम में शामिल वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की ऐसी सभी अस्पष्टीकृत मौतों में फिंगरप्रिंट्स एब्सेंट हैं। साथ ही साथ इन हत्याओं के पीछे उच्च स्तर के प्रोफेशनलिज्म का संकेत है। आज भी जांच एजेंसी इन सब रहस्यमय मौत के कारणों को तलाशने में लगी हुई हैं, लेकिन परिणाम नील बटे सन्नाटा। के जोशी और अभिषेक शिवम। इस लंबी सूची में हमारे 2 युवा वैज्ञानिक के जोशी और अभिषेक शिवम, जो देसी परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी INS अरिहंत के इंजीनियर थे,
और जो अक्टूबर 2003 में विशाखापत्तनम में रेलवे पटरियों पर मृत पाए गए। उनके परिवार वालों का आरोप है कि मौत को आत्महत्या जैसा दिखाने के लिए उनकी बॉडी को रेलवे पटरियों पर फेंका गया था, जबकि किसी और जगह उनकी हत्या की गई थी। उसके बाद फोरेंसिक जांच में पता चला कि इन दोनों को जहर देकर मारा गया था। आपको बता दें, ये दोनों युवा वैज्ञानिक पनडुब्बी के लिए एक बहुत उपयोगी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसका नाम था इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। एक्चुअली ये पनडुब्बी जो पानी के भीतर रहती हैं, उनको चार्ज होने के लिए ऊपर आना पड़ता है। जैसे ही उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और उनकी बैटरी को जनरेटर से चार्ज करना पड़ता है। चार्ज के लिए पनडुब्बी को पानी से ऊपर आना पड़ता है, जिससे नुकसान ये है कि ऊपर आने पर किसी भी सैटेलाइट में इनको देखा जा सकता है। इसी के चलते इन दो युवा वैज्ञानिकों ने एक ऐसे न्यूक्लियर प्लांट को बनाने में सफलता हासिल कर ली थी, जो पनडुब्बी को बिना ऊपर आए सालों तक पानी के अंदर ही चार्ज कर सकता था। लेकिन क्या हुआ इनके साथ? दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान में तेजी से मिलती सफलता किसके गले नहीं उतर रही? वो कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को एक कमज़ोर मुल्क बनाने के लिए हर रोज़ नई नई रणनीति रचती हैं, जिसकी बलि भारत के प्रतिभाशाली वैज्ञानिक बनते जा रहे हैं? साथियों, आपको बता दें, सिर्फ 2009 और 2013 के बीच परमाणु ऊर्जा विभाग में कम से कम 10 वैज्ञानिकों की रहस्यमय ढंग से मौत हो चुकी है। उमंग सिंह और पार्थ प्रतिम बाग 30 दिसंबर 2009 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रेडिएशन और फोटोकेमिस्ट्री विभाग के मॉड्यूलर लैब में एक रहस्यमयी आग लगने से दो युवा साइंटिस्ट उमंग सिंह और पार्थ प्रतिम बाग जलकर खाक हो गए थे। आपको बता दें कि ये आग रहस्यमयी थी, क्योंकि रिपोर्ट्स कहती हैं कि ज्वलनशील पदार्थ जैसा यहाँ कुछ भी नहीं मिला था। आज तक ना तो उमंग के परिवार और ना ही पार्थ के परिवार को आग लगने का सही कारण पता है, और कैसे हमने अपने दो होनहार वैज्ञानिक खो दिए, जिनकी मौत का कारण भी आज तक हम नहीं जानते। मोहम्मद मुस्तफ़ा केवल 24 साल के थे। ये कलपक्कम में स्थित इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च में वैज्ञानिक थे। अपनी आंखों में सपने और देश की तरक्की में अपना सहयोग देने के लिए ये युवा एटॉमिक रिसर्च में कुछ बड़ा करने का ख्वाब पालता था। लेकिन 2002 में अपनी कटी कलाई के साथ ये अपने क्वार्टर में मृत पाए गए। INS की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि उन्होंने मुस्तफ़ा द्वारा लिखा गया एक सुसाइड नोट बरामद किया था, लेकिन उन्हें आत्महत्या का कोई कारण आज तक नहीं मिला। तितुस पाल, ये 27 साल की महिला युवा परमाणु वैज्ञानिक थी, जो मुंबई के ट्रॉम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में कार्यरत थी। तितुस पाल को BARC परिसर में नीलगिरी इमारत की 14वीं मंजिल पर उनके फ्लैट में वेंटिलेटर से लटका पाया गया था। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया, लेकिन पाल के पिता सुब्रतो ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी ठीक थी, वह कोलकाता छोड़कर अभी मुंबई गई थी, लेकिन उसी शाम उसकी मौत हो गई। कोलकाता में अपने परिवार के साथ 3 दिन पहले ही तितुस पाल ने अपना जन्मदिन मनाया था। दलिया नायक, ये 35 वर्ष की थी और साल्ट लेक में साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स SINP में एक सीनियर वैज्ञानिक थी। साथ ही साथ रसायन विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी काम करती थी। मर्क्यूरी क्लोराइड का सेवन करने के बाद अस्पताल में इनकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि दलिया नायक को उनके पड़ोसियों ने अस्पताल पहुंचाया, जिन्होंने काम से लौटने के कुछ ही देर बाद तेज आवाज़ सुनी। पुलिस को संदेह है कि वह अवसाद से पीड़ित थी, लेकिन दलिया के सहयोगियों का कहना है कि ऐसा नहीं लगता कि उनको कोई अवसाद था। दलिया एक मज़ेदार और कुशल वैज्ञानिक थी। आपको बता दें, नायक रेडियो एक्टिव सामग्रियों पर शोध कर रही थी। 2002 में BARC के वैज्ञानिक अवधेश चंद्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आशुतोष शर्मा और सौमिक चौधरी ने 2010 में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक कर्मचारी अक्षय P चौहान ने अप्रैल 2010 में अपने फ्लैट की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। वेस्ट मैनेजमेंट विभाग के एक अधिकारी सुभाष सोनवने पर अप्रैल 2010 में आत्महत्या करने का संदेह था। BARC अधिकारियों के अनुसार सोनवने का सिजोफ्रेनिया के लिए इलाज चल रहा था। उनका शव मुंबई के अणुशक्ति नगर के एक कुएं से बरामद किया गया। अन्य DAE सेंटर्स पर भी आत्महत्याओं का एक लंबा सिलसिला रहा है। 2008 में जसवंत राव, जो इंडियन रेयर अर्थ में असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर थे, उनकी भी रहस्यमय ढंग से मौत हो गई, लेकिन उसको भी आत्महत्या माना जाता है। इसके 1 साल बाद ही इंदौर के राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट तिरुमाला प्रसाद टेंका को
उनके आवास पर ही फांसी पर लटका पाया गया। उनके सुसाइड नोट में पाया कि उनको सीनियर ने एब्यूज़ किया था। आपको बता दें कि जेके कुमार रावल, जिन्होंने देश के बेहतरीन टैंक अर्जुन टैंक को बनाने में विशेष काम किया था, उनकी भी एक कार क्रैश में मौत हो गई थी। साथियों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र हो या हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक कार्यक्रम, हम हर जगह अपने वैज्ञानिक खो रहे हैं, जो देश के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। साथियों, एक वैज्ञानिक बनाने में देश, माँ बाप और खुद व्यक्ति विशेष का लगभग 20 सालों का लंबा वक्त और बहुत सा रिसोर्स लगता है। इसलिए हमको इस बारे में ज़रूर पहल करने की ज़रूरत है। जैसा कि भारत भी जानता है कि कुछ देश भारत की तरक्की से खौफ खाते रहे हैं, जो भारत के अंतरिक्ष और परमाणु ग्रोथ से डरते हैं। लेकिन उन देशों को शायद ये नहीं पता कि अब भारत वो देश नहीं जिन्होंने अपना पहला सैटेलाइट उड़ाने के लिए रॉकेट और उसके बूस्टर को साइकिलों पर ढोया था। साथियों, आपको बता दें कि हमने अपना पहला सैटेलाइट नारियल के पेड़ के तने से सटाकर लॉन्च किया था, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कोई लॉन्च पैड नहीं था और बैलगाड़ी पर लेकर इसरो के वैज्ञानिक सैटेलाइट को उस स्थान पर ढोकर लाए थे जहां से इसको लॉन्च करना था। दुनिया जब हमारा मजाक बना रही थी, हमारे वैज्ञानिक अंगड़ाई ले रहे थे और अपने दिल में ही हजारों अरमान दबा कर बैठे थे। लेकिन देखते ही देखते हम हर फील्ड में आगे बढ़ते गए और आज जब हम हर तरह से सक्षम होते जा रहे हैं तो दुनिया के कुछ मुल्क हमसे ईर्ष्या पाल बैठे हैं। लेकिन दुनिया को समझना चाहिए कि हम गांधी की अहिंसा वाली लाठी भी रखते हैं और भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसा जिगरा भी। हमारे वैज्ञानिकों की धैर्य वाली सोच और दूरदर्शिता काम आई और आज हमारा वही इसरो, जिसके पुर्जे हम कल साइकिलों पर ढोते थे और दुनिया ताली बजाती थी, वही इसरो दुनिया भर और नासा जैसी एजेंसी के भी सैटेलाइट आसमान में भेजने के लिए जाना जाता है। आज हम चांद और मंगल तक जा रहे हैं। उस वक्त पूरी दुनिया की आंखें फटी रह गई जब हमारे इसी इसरो से उड़ा रॉकेट 104 सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में उड़ा। हमको गर्व करना चाहिए ऐसे वैज्ञानिकों पर, ऐसे सोच वाले राजनेताओं पर, जिन्होंने इस देश को वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां दुनिया सोच भी नहीं सकती। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की हत्या के पीछे की सभी साजिशों का हमारा इंटेलिजेंस जल्द पता लगा लेगा और सुलझा भी लेगा। लेकिन अभी हत्या या सुसाइड जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको गंभीरता से लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम साइंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते रहते हैं। धन्यवाद।